हेलो एवरीवन, वेलकम टू 365x। मेरा नाम असद मुस्तफ़ा खान है और आज से हम अपनी केमिस्ट्री की जर्नी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, मुझे मालूम है ये चैप्टर पहले छूट गया है। ठीक है, एक मतलब छूटा नहीं है, उससे हमने एक चैप्टर आगे हमने शुरुआत करी है अपनी। वाला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए होगे अपने स्कूल्स में या बाकी जगह पे, तो वहां इस वजह से हम क्या अपना चैप्टर कौन स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो किसी भी, चाहे आपके कम्पिटेटिव रेस्पेक्ट पे ले लो, चाहे आपके नॉर्मल स्कूल रेस्पेक्टिव से ले लो, किसी भी उससे सोच लो, आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम इसके बाद या फिर किसी और चैप्टर के साथ मर्ज करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आपकी आज जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं उससे पहले एक बात कह दूं आपसे कि अब जब भी आप बैठा करें तो अपनी बुक्स तो सामने आपकी खुली होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो है बुक्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो एटलीस्ट एक कॉपी पेन लेके तो बैठिए। इतना काम तो आपको करना ही है। बुक है या नहीं है, बुक तो आपकी यहाँ भी खुली हुई है, ठीक है, मेरे सामने, वहां भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपकी नोटबुक खुली नहीं है तो आपको काफी दिक्कत है। हम आपको नोट्स प्रोवाइड तो करवाएंगे कि आपको नोट्स मिल रहे हैं कि स्पेसिफिक ये नोट्स है हमारे, जो हमने पढ़ाया आपको वो आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या देखना है कि नोट्स के साथ साथ आप अपने भी नोट्स खुद बनाओ। हम जो आपको नोट्स दे रहे हैं उनसे आप खुद बनाए। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां सुन रहे हो, काफी साइमल्टेनियस हो रहा है, तो इसमें आपके भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो अपने हाथ से अपने नोट्स खुद बनाओगे तो वो आगे जाके आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे, और यहीं जब आपके ये बोर्ड वाले एग्जाम्स हो गए या फिर नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स हो गए, वहां भी आपको काफी फायदे में फायदे में रहोगे। अपने नोट्स हमेशा खुद, जब भी खुद बनाओगे फायदे में रहोगे। ठीक है, तो अगर फायदे में रहना है, चीजें सही रखनी है, तो अपने नोट्स आप खुद बनाए। ठीक है, तो चलिए आपका ये चैप्टर जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये पहले इसमें आपको पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि हम एटम को बहुत टाइम से जानते हैं। मतलब हम एटम की बात ये नहीं कि आज 4-5 साल से हो रही है, 10-12 साल से हो रही है। एटम की बात आपकी हो रही है 400 बिफोर क्राइस्ट से। ठीक है, इतनी पहले से, इतनी साल पहले से आपकी एटम की बात चली आ रही है। ठीक है, अभी जो एटम की बात आपकी यहाँ पर चल रही है, तो लोगों को पता क्या था कि एटम है। ठीक है, लोगों ने क्या कोई एक्सपेरिमेंट किया था? नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये क्या थी? सिर्फ मेयर स्पेकुलेशंस थी आपकी, बस उनके स्टेटमेंट्स थे। वैसे ऐसे ये हो कैसे कि मैं एक दिन सुबह उठ के आया और मैंने कह था कि हाँ भाई, किसी भी चीज की, मतलब किसी भी, मैंने तो मान लेते हैं ये पेन है, इस पेन की सबसे छोटी यूनिट एटम है, और ये एटम क्या है? नॉन डिविजिबल है। तो ये क्या है? मैंने कोई एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखाया? नहीं, एक्सपेरिमेंट प्रूव करके नहीं दिखाया। ये बस एक आपकी क्या है, मेयर स्पेकुलेशन है कि हाँ ठीक है, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है और उसे आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी मतलब इन्होंने आके बताया। लेकिन क्या वो चीज ठीक है? क्या वो चीज बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो पाई? नहीं, वो चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पाई। एक्सपेरिमेंट के हमें पता चला कि नहीं, एटम और भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लो कि जो एटम वर्ड है वो इससे एटोम से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या फिर अनडिविजिबल। ठीक है, तो एटम का नाम का ही मतलब है, क्या है मतलब है? अनडिविजिबल। लेकिन क्या वो फर्दर डिवाइड हो सकता है? हाँ, वो हो सकता है। ठीक है, क्या पहले हमें ये बात पता थी? नहीं, हमें पहले ये बात नहीं पता थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मैं बताना बस मेरे स्पेकुलेशंस थी और कुछ नहीं था कि एटम डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, बस उन्होंने ये कहा था। अच्छा, अब जो आपका, अच्छा यहाँ पर क्या होगा ना, केमिस्ट्री में अब हम पढ़ेंगे, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, चाहे मैथ, मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाई टाइम में क्या करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपके एग्जाम में या फिर कंपटीशन रेस्पेक्टिव से आ सकती है, वो मैं आपको बताया चलूंगा। जैसे कि पहले वाले पैराग्राफ में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, तो मैंने आपसे कहा भी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। लेकिन अगर मैं कहीं कह रहा हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, तो वो इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको मुझे टेस्ट करना हो, ठीक है, तो आप जो चीजें आपने नोट डाउन करी हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर लेना, चाहे वो कम्पिटेटिव हो, चाहे आपके बोर्ड्स वाले हो। ठीक है, आप जनरली आप लोग जो स्ट्राइव करते हो कॉम्पिटिशन के लिए करते हो कि नीट दोगे, आईआईटी दोगे, ठीक है, चाहे नीट के आप उठा लो 10-12 साल के पुराने क्वेश्चन, ठीक है, उठा लो जेई के, उठा लो पुराने क्वेश्चंस, तो आपको यहीं से ही घूम फिर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट है तो उसे आप नोट डाउन कर लें, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। ठीक है, चलिए हम शुरू कर, मतलब आगे बढ़ते हैं। The atomic theory of matter was first proposed on a first scientific basis by John Dalton, a British school teacher, in 1808. His theory called Dalton's atomic theory। ठीक है, अब ये Dalton's atomic theory जो है, इस पे मैं कर रहा हूँ स्टार मार्क।
ये इस चीज को आप ध्यान से पढ़ना और इसको इम्पोर्टेंट नोट करना अपने नोटबुक में, ठीक है। बता दिया पहली चीज। तो जॉन डाल्टन थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, और 1808 में मतलब पढ़ाते थे स्कूल पे, ठीक। अब जॉन ने पहली सबसे फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी क्या होती है उन्होंने बताया कि एटम चाहिए होते हैं एंड नॉन डिविजिबल हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो वो चीज हम क्या है इनकी, वो एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने एटम के बारे में थ्योरी दी, वो एटॉमिक थ्योरी है। तो पहले किसने दी एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन ने 1808 में, और वो क्या थे? वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये वो क्या कहलाई? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा आप देखोगे इतनी पहले 1808 में जब टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, मतलब इतनी थी नहीं कि आप एडवांसली मतलब घुस के बिल्कुल एटम में देख लो कि वो इससे मिलके बना है, इससे मिलके बना है, इससे मिलके बना है, उसके ऑर्बिट्स वगैरह वो सब चीजें नहीं, वो सब कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी जिनके भी मतलब काफी क्लोज रहे वो, जो प्रॉपर अभी जो चीजें हम मानते हैं कि हाँ एटम ऐसा ऐसा होता है, वो उसके कहते थे काफी क्लोज थे। अब इतनी पहले होने के बावजूद भी 1808 में इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे कि वो इतने करीब थे एटॉमिक थ्योरी के, मतलब बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी विजुअलाइजेशन के वो इतना करीब आ पाए, ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition or law of multiple proportion very successfully. However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substances like glass, ebonite when rubbed with silk और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था ना, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दे दी, लेकिन जो एटम की दूसरी प्रॉपर्टीज थी उन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली बार अगर कोई एटॉमिक थ्योरी दे रहा है तो पहले एटॉमिक थ्योरी में सब कुछ वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है टेक्नोलॉजी से। अगर उसके पास टेक्नोलॉजी होती तो वो कर देता है इसमें सब कुछ एक्सप्लेन, लेकिन क्योंकि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो वो जो ये सब चीजें थी ना कि मतलब ये इबोनाइट ग्लास रॉड की जब रब करते हैं आप सिल्क क्लॉथ से तो वो चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, वो चार्जिंग कैसे हुई, इसका स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, तो वो चीज उनकी एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में। ये जो आपके क्या होते हैं, ये आपके क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे, कैसे डिस्कवर हुए, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, किन साइंटिस्ट ने किए थे, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अभी यहाँ पर ऊपर वाले पेज में इंपॉर्टेंट क्या था? ऊपर वाले पेज में आपका इंपॉर्टेंट था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई थी। डाल्टन आपके एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिसने ये थ्योरी प्रोवाइड करी थी, ठीक है। तो जो चीज है मैं आपको बता दूंगा और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है मैं वो ही बता दूंगा। तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि डाल्टन हमारे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने की एक क्या किया? एटॉमिक थ्योरी दी, जो क्या कहलाई? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और कब दी थी इन्होंने? 1808 में, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आपका मेनली। अच्छा यहाँ से अब बिल्कुल एकदम दिमाग नाक कान सब कुछ खोल के बैठना, ठीक है, ताकि क्या कि आप ये चीज आप मतलब हो सकता है कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी ये चीज आप बार बार पढ़ते हो, इसमें बार गलतियां करते हो, तो वो गलतियां ना करो, स्टेप बाय स्टेप आप चलो मेरे साथ, तब आप अच्छे से मतलब इसमें से फिर गलतियां आप नहीं करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक particles, ठीक। An insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases. Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particles. Like charges repel each other and unlike charges attract each other, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कह रहे हैं कि आप इस पे एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले, अब एक्सपेरिमेंट्स हुए किस पे थे, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं ना सब, ये ज्यादातर आपके किस पे हुए हैं? गैसेस में हुए हैं, ठीक है। एक से मैं दिखा देता हूं आपको, ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, ठीक है। तो इससे पहले आप आगे बढ़ो एक्सपेरिमेंट्स में, ये आपको बताना चाहते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये वाली बात यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर चार्जेस की बात कहाँ से आई, ठीक है। बात यहाँ चार्जेस की नहीं है, उनके वो चार्ज कौन सा है, जैसे हमने बात की थी ना भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? आपका न्यूट्रल होता है। चलिए ये चीज एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम आपके न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन आपका फंडामेंटली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, किसकी बात करो? इलेक्ट्रॉन की बात करो, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है?
नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप प्रोटॉन की बात करो मेरे से, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इसलिए यहां से आपको एक कनेक्ट करने को कह रहे हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कहते हो ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर वाले सेम चीज जो होती है, जो आपके मैग्नेटिज्म में आप पढ़ते हो ना कि लाइक पोल्स हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, वही सेम चीज हम यहाँ देखे थे कि लाइक चार्जेस जो हैं वो आपके दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे दूर हटेंगे, लेकिन अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास में आते हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आता है तो वो रिपेल करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन है तो उसे वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, अब सबसे पहले जो आपकी जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। In 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes, which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes. अब यहाँ पर क्या हुआ? जब माइकल फैराडे ने 1830 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई किसके थ्रू? एक सॉल्यूशन के थ्रू, यानी दो, एक उन्होंने बीकर ले लिया, मान लेते हैं ये इन्होंने बीकर लिया होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने किसी उसे सेल से यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया होगा, ठीक है, ये सेल से ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव हो गया आपका, और यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब ये जो इन्होंने लिए दो इलेक्ट्रोड्स, अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी इन इलेक्ट्रोड्स में। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोड ने पास करवाई तो क्या हुआ कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुए और कुछ ना कुछ डिपोजिशन आपको इलेक्ट्रोड्स पे देखने को मिल गया, यानी यहाँ पर सॉल्यूशन में से कुछ निकल के या फिर कुछ बाहर आके क्या हुआ? आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा हो गया। ठीक है, he formulated certain laws which we will study in class 12. These are suggested that particulate nature of electricity. ठीक है, अब यहाँ पर क्या जरूरत थी इस चीज की? माइकल फैराडे ने एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इलेक्ट्रोड पर जमा हो गई। क्या ये जरूरी है आपके लिए? ठीक है, क्या ये फंडामेंटल चीज है कि आपसे पूछी जाएगी? मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, ये आपके लिए ये वाला पैराग्राफ में से ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आप आगे बता पाओ। ठीक है, वो ऑलरेडी आपसे ये बात कह रहे हैं ना कि आप क्लास 12 में देखोगे या आगे वाली क्लास में देखोगे, तो यहाँ पर इस चीज की बात करके आपकी कोई भी यहाँ पर आपका कुछ भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो जहां पर इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं वहां पर बता दूंगा, लेकिन ऐसे ही मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं आपको। लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां जरूरत नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों करना है फिर? ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में आपकी कोई भी जरूरत खास नहीं है। माइकल फैराडे ने क्या किया था, एसिड में इलेक्ट्रोड में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन से केमिकल रिएक्शन हुए थे, कौन से नहीं हुए थे, वो सब कुछ आप क्लास 12 में पढ़ने वाले हो और यहाँ पर उस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। In mid 1850s, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes. अब ये cathode ray discharge tubes आपकी बार बार आती रहेंगी। ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब इनको आप ध्यान रखो, इन्हीं में ही आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होने वाले ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाले के, इलेक्ट्रॉन बीम और प्रोटॉन वाली बीम और ये और वो, जहां से डिस्कवरी होगी वो सब आपकी ये है। ठीक है, वो आपका ये है। तो इस चीज को जो है अच्छे से अपने जहन में डाल लो, कभी कभार आपको डायग्राम बनाने को भी मिल सकता है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप नोटबुक्स में ना ये फ्री हैंड ड्राइंग आप बना लेना इस चीज की, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में हुआ क्या था, हम इन्हें कैथोड रे क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं, मतलब क्या इसके पीछे रीजन है, वो सब अब आप आगे देखोगे। ठीक, इट इज डिपिक्टेड, ये आपको दिखा रखा है ऑलरेडी। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें, और द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। ठीक है, और उसमें गैसेस हैं। अब गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो चीज इंपॉर्टेंट मार्क करना, वो चीज आपके एग्जाम में आने के 101% चांसेस हैं। ठीक है, कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेजेस। ये दो चीजें जो है ना, ये वाली, ये वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई वोल्टेजेस, ये चीज आपने मार्क करके रखो। अगर कोई यहाँ पर नीट वाला है, कोई जेई वाला है, तो जाके आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक तो करो, क्या इन पे क्वेश्चंस आए हैं नहीं आए, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा। ठीक है, अगर आए हैं तो आप चेक करना, नहीं आए हैं तो मुझे बताना। ठीक, तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है ना मेनली कि जो आपकी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था,
ठीक है। अब हमें नहीं पता भी क्या एक्सपेरिमेंट है क्या नहीं है, ठीक है। सिर्फ नाम सुनो, कैथोड रे डिस्चार्ज आपका एक्सपेरिमेंट है, जो उसमें गैसेस ली गई थी, जिन गैसेस के थ्रू वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या थी, यानी उन्हें ऑब्जर्वेशन की कैसे रखी थी आपने, वो गैसेस कैसी ली थी, तो आपका क्या होगा हमेशा वेरी लो प्रेशर्स, यानी बहुत कम प्रेशर की थी, और वेरी हाई वोल्टेज पे हमने उन्हें मतलब वहां पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई वोल्टेज, ये 2 चीजें आप अपने ध्यान में रखो ही रखो, ठीक है। ये मतलब फिर से मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसे लिखना। मैं और कोई आपसे लिखने को क्या नहीं कह रहा कि इसमें यहाँ पर पीस ऑफ मेटल है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हैं वो नहीं, मैं लिखने को कहा मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जो मैं आपसे बातें लिखने के लिए कह रहा हूँ वो एज इट इज आपके क्वेश्चन में एग्जाम में उठ के आ जाएंगी, तो आप उन्हें देखेंगे कि देखो मैं काफी क्लासेस को पढ़ा चुका हूँ, काफी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो और नीट भी क्वालिफाई किया है मैंने, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम्स में मैं देख चुका हूँ, मुझे पता है कि नेशनल लेवल एग्जाम्स कैसे होते हैं, उन्हें कैसे दिए जाते हैं, कैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने ड्रॉप करके भी दिया था, तो मुझे ये भी मालूम है कि अगर किन तरीकों से आप पास हो सकते हो और किन तरीकों से आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से और इतने सारे हजार क्वेश्चन, मतलब 5-6 हजार क्वेश्चन देखने के बाद ही मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आज कल पढ़ के आया, मैंने आज आपको बता दिया कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सब चीज जो है ना वो पूरा बैकअप है उन क्वेश्चंस का जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको आगे भी सॉल्व करने हैं, तो मैं आपसे पहले ही आपको बता दूं कि ऐसा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखो, अपने नोट्स में लिखो, तब आपको वहां बहुत आसानी होगी, काफी इजी लगेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, ठीक है। तो जब आप लिखो ना कैथोड रे डिस्चार्जेस एक्सपेरिमेंट, वहां पर ये लिखना गैसेस जो थी वो वेरी लो प्रेशर पे थी और वेरी हाई वोल्टेज पे वहां पर हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। The pressure of different gases could be adjusted by evacuation of the gas tubes. When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, a current starts flowing through a stream of particles moving in tube from negative electrode. ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने करंट पास कराया, तो करंट कहाँ से कहाँ गया, अब देखो करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, आप देखना, a stream of particles moving in the tube from negative electrode, यानी कैथोड to the positive electrode। अच्छा, इसमें तो गड़बड़ नहीं करता कैथोड एनोड में, कैथोड क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलिए चलिए ये देखते हैं क्या इसमें मतलब क्या करते होंगे। अगर आपको पता है कि आपके कैटायन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके एनायन कैसे होते हैं, ये आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब कैटायन आपके क्या हैं, कैटायन आपके क्या हैं, आपके चार्जेस, मान लो अभी आप आयंस कह रहे हो ना, ठीक है, आप आयंस कह रहे हो, आपके पॉजिटिव आयंस है तो उन्हें कैटायंस कह दिया, और नेगेटिव आयंस है तो एनायंस कह दिया। अब ये जो आपके एनायंस हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं, हाँ ठीक है। तो ये जो आपके ये अनायंस हैं यहाँ पर, अब ये अनायंस, आप सॉरी अनायंस कह रहा हूँ बार आयंस, ठीक है। तो ये जो आपके आयंस हैं पॉजिटिवली, यहाँ पे कहाँ मिलते होंगे, यानी पॉजिटिव आयंस आपके कहाँ मिलते होंगे, कहाँ पर जाके रुकते होंगे, कहाँ पर जाके इकट्ठे होते होंगे, ये आपके इकट्ठे होते हैं कैथोड पे, कैथोड पे थे ना, इसे तो कैटायंस के, ठीक है। अब एनायंस आपके कहाँ इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, एनायंस आपके कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो आपके इकट्ठे हो रहे होंगे एनोड पे, ठीक है। तो अब अभी इतना ध्यान रखो, कैटायंस आपके कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और कैटायंस को हमने कैटायंस क्यों कहा, क्योंकि वो कैथोड पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। एनायंस आपके कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, और वो कहाँ जाके इकट्ठे हो रहे हैं, वो आप इकट्ठे हो रहे हैं एनोड पे जाके, इसलिए हमने क्या कहा, एनायंस कह दिया, ठीक। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज कहीं पर जाके इकट्ठा हो रहा है, अगर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज कहीं जाके अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो जगह कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी ऑब्वियसली। तो आपकी कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक। अगर आपके कोई अनायंस मान लो नेगेटिवली चार्ज है, अनायंस कैसे हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज आयंस आपके कहीं जाके इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं कोई चीज इन्हें अट्रैक्ट कर रही है, तो वो चीज कैसी होगी, वो चीज आपकी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो आपका एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत गलती करते हो उसमें, मतलब इसमें तो जितनी गलती आप कर सकते हो उतनी गलती करते हो, कभी कैथोड को पॉजिटिव बोल दिया, कभी कैटायन को नेगेटिव बोल दिया। चलो भाई आप कैटायन और एनायन को कंफ्यूज ना करो, लेकिन आप मेरे लिए कंफ्यूज करते हो कैथोड में और एनोड में कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैंने आपको वो बात क्लियर कर दी कि क्योंकि वो कैटायंस हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब कैटायंस कहीं जाके इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं कैटायंस कहीं जाके मतलब एक जगह जा रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, एक जगह अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि वो पॉजिटिव हैं तो अट्रैक्ट किस चीज से हो रहे होंगे, नेगेटिव से। एनायंस भी नेगेटिव है तो किस चीज से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, पॉजिटिव से हो रहे होंगे। तो इस वजह से आपको कैटायन देखने को मिलते हैं कैथोड पे जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, और एनायंस देखने को मिलते हैं एनोड पे जो कि हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा हम कहाँ पर थे, वापस आते हैं।
ठीक है, मतलब बह जाते हैं ना बीच में, क्योंकि आपको हर एक छोटी छोटी चीज क्लियर करके चलनी है, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो ये चीजें डिस्कस करनी भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखा हमने, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ आपकी जो बीम थी वो जा रही थी। These were called cathode rays या फिर cathode ray particles. The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind the anode for ये अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, ऊपर आओ ऊपर आओ। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, ये हमारी कैथोड मतलब डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हम करंट पास कराएं। सबसे पहले आप करंट पास करवा दो इसमें। ठीक है, करंट पास करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से बीम ऑफ पार्टिकल्स एनोड तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये बीम ऑफ पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि करंट किसे कहते हैं, मतलब करंट में क्या फ्लो करता है या फिर करंट का डायरेक्शन क्या होता है? आप मेरे ख्याल 10th में पढ़ के आए हुए करंट का डायरेक्शन क्या होता है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में वो चीज फ्लो होती है या फिर उसके ऑपोजिटली फ्लो होती है? तो ये मुझे आप कौन बताएगा कि आपका क्या है क्या चीज नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो आपकी हाई वोल्टेज है ना, तो ये आपकी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव है। ठीक है, एनोड यहाँ पे देखो, ये बड़ा वाला सेल है, यहाँ पर ये वाला, अरे भागो, ये वाला ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये छोटा है तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, मिटा देता हूँ वरना दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं कहूँ तो क्या है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक फ्लो का पॉजिटिव टू नेगेटिव करती जाती है। तो अगर वो ऐसे जा रही है, ठीक है, अगर उसके जाने का डायरेक्शन ऐसा है, इस तरफ है, इलेक्ट्रिसिटी करंट कहाँ फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, ठीक, कहाँ फ्लो हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो बीम ऑफ पार्टिकल यहाँ पर आएगी, क्या होगा बताओ मुझे। ठीक है, इस चीज को मुझे कंफर्म करके बताओ। अब ये चीज आप मुझे बताओगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में हो रही है या फिर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, और हो रही है तो ऐसा मतलब क्यों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा क्यों का तो क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्यों जवाब मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे आप बताओ जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में हो रहा है या फिर उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये चीज आपको मुझे बतानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर करंट पास करवाया, ठीक है, इसे बैटरी से कनेक्ट किया या हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिले जो कि हमारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब फिर से बहुत देखो, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपने लोड मत लो बिल्कुल भी। कैथोड पे कैसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, अब अभी यहाँ पर कुछ चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, आयंस कुछ नहीं है, जीरो सब कुछ है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से पहले। तो कैथोड पे आपके कैसे पार्टिकल्स होंगे मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके कैथोड पे, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और क्योंकि आपका एनोड पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर क्या होंगे, आपके प्रोटॉन्स टाइप के पार्टिकल्स होंगे। ठीक, अब आपने क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी। अब जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, जो पार्टिकल्स कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं, वो कौन से पार्टिकल्स होंगे बताओ मुझे आप। जो पार्टिकल्स यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं, तो वो कौन से पार्टिकल्स होंगे मुझे बताओ। बताओ, लिख के, मतलब आप लिखो अपनी बुक्स में, अपने नोटबुक्स में लिख के बताओ कि कौन से पार्टिकल्स होंगे जो कि नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो पार्टिकल्स पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं वहां पर कैसे पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। और नेगेटिव पार्टिकल्स कौन होते हैं हमारे, एक एटम में कौन होते हैं, मैंने बताया था ऊपर आपको भी, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो पार्टिकल्स आपके कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के टाइम उन्हें आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कौन से पार्टिकल्स हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। वो आपकी कौन सी बीम है, वो इलेक्ट्रॉन बीम है। ठीक है, तो चाहे आप चाहे कैथोड रे की बीम को चाहे कुछ भी कहो, तो आपकी क्या है वो चीज आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप देखो, आप जाओ मतलब इतना लोड आप लो मत, कैथोड है, एनोड है, वैक्यूम पंप, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, वो आपसे कह रहे हैं कैथोड से एनोड तक कुछ जा रहा है, बीम जा रही है, तो कौन से ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, किसको जाना है पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ वही जाएगा तो खुद नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव आपके कौन है, वो आपके कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में रख लें। तो जो आपकी ये कैथोड रेज हैं, यहाँ पर आपको दी हुई ना, ये कैथोड रेज दी हुई है, कैथोड रे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ये कुछ नहीं क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जाएगा पॉजिटिव तरफ।
प्रोटॉन्स में जाएंगे एनोड पे, एनोड पे क्यों जाएंगे प्रोटॉन्स एनोड में, मुझे बताओ। अगर प्रोटॉन्स जाएंगे तो रिपेल नहीं करेंगे वो, लेकिन वो तो वहां पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखा। ये और उन्होंने फर्दर कैसे चेक करा कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, उन्होंने एक मतलब होल बनाया, फिर वहां पर, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, फॉस्फोरेसेंट जिंक मटेरियल, जिंक सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आ जाओ, पहले यहाँ मार्क कर लो और मार्क करके ऊपर आ जाओ। अब ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एनोड की तरफ, यहाँ पर पहले उन्होंने क्या करा, एनोड में ऐसे होल्स करे। ठीक है, ये आप, अरे एक सेकेंड, ये आपको होल्स नजर आ रहे हैं इसमें, ये होल्स देखो यहाँ पर, ये होल्स। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, एनोड में होल्स करे, यानी अब कोई बीम ऑफ पार्टिकल्स आएगा तो जो जहां पर होल्स होंगे वहां पास थ्रू कर जाएगा वो। ये आपकी बीम ऑफ पार्टिकल्स आ रही है, यहाँ से आपकी कोई बीम आ रही है, अगर ये बीम आ रही है तो यहाँ से अगर जहां पर होल्स है वहां टकरा जाएगी, मतलब जहां होल्स हैं वहां से निकल जाएगी, जहां होल्स नहीं वहां पर टकरा जाएगी। ऐसे ही तो होगा कि आपकी बीम ऑफ पार्टिकल्स आ रही है, वो मिलकर वहां पर पास थ्रू कर गई, तो जब वो यहाँ से पास करती हुई जाएगी तो उसी के जस्ट पीछे, उसी के पीछे यहाँ पर इस वाले एरिया में हमने क्या करा, एक फ्लोरेसेंट कोटिंग कर दी, किसकी, जिंक सल्फाइड की, किसकी करी, ZnS। ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ कहीं आपको पता हो कि आपका टीचर को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और उसका वो नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने किसकी कोटिंग करी, जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग करी, ZnS की हमने इस पर कोटिंग कर दी, जो कि हमारा कैसा है, फ्लोरोसेंट। यानी फ्लोरोसेंट का मतलब क्या है, अगर उस पर कोई इलेक्ट्रॉन बीम जाके टकरा रही तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। वो मान लेते हैं यहाँ से वो बीम है, यहाँ से जा रही है, वो टकराएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ग्लो करेगा। क्या करेगा, वो यहाँ पर ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अच्छा एक और चीज, जब भी अब आपकी नेक्स्ट डाउट क्लास हो रही है ना, ठीक है, डाउट क्लास आपको आपका टाइम मिल जाएगा, डाउट क्लास कब हो रही है, डाउट क्लास में आप आना, यही सारा सेम एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक 3D में भी दिखवा दूंगा। ठीक है, 3D हम से कोई वीडियो देख लेंगे हम इसकी, और वीडियो देख के हम एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ये क्या हो रहा था, ये आप अच्छे से पता कर पाओगे। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर देखने के लिए क्या करा कि सच में कोई रे आ रही है नहीं आ रही, हमने क्या करा, जो हमारा एनोड था उसमें होल्स करे और उसके जस्ट पीछे एक फ्लोरेसेंट की कोटिंग कर दी, जो कि हमारी किसकी कोटिंग थी, जिंक सल्फाइड की। तो अब जब वो टकरा रहे थे, अब जब वो हमारे इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे थे उस कोटिंग से, तो वो क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी। तो यही उसी ग्लो की वजह से हम ये जान पाए कि हाँ सच में कोई बीम ऑफ रे कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जिंक मटेरियल, फ्लोरोसेंट, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, When these rays after passing through anode strike, मतलब वो स्ट्राइक करती हैं तो एक ब्राइट स्पॉट डेवलप हो जाता है कोटिंग पे, यानी ये ब्राइट हो जाती है। The results of the experiments are summarized below। ठीक है, अब ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए मैं भी फटाफट देख लेते हैं ये क्या है। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टू एनोड, ये तो पता चल गया, कैथोड से एनोड तक जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने आपसे क्या कहा, जहां भी सुनो ना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्या डिस्कवर हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, यहाँ से आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ना किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो एनोड की तरफ। एनोड क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials। ठीक है, जैसे कि हमने बताया ना ZnS की हमने बात करी थी। ठीक है, किसकी बात करी थी हमने, कि जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग करी, जब वहां पर जाकर टकराए तो वो ग्लो करने लगा। क्या करने लगा, वहां पर जहां वो इलेक्ट्रॉन्स आपके टकरा रहे थे, जहां वो बीम ऑफ रेड, मतलब वो रे जो थी वो टकरा रही थी, वहां आपको ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट, आपसे कुछ भी कह दो, किसे, ZnS को, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम, ठीक, ये हमने बात कर ली थी। टेलीविजन पिक्चर्स ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट आर ड्यू टू फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोड मतलब। ठीक है, अब जो टेलीविजन पे आप चीजें देख पाते हो, कौन से टेलीविजन की बात हो रही है यहाँ पर, जो आपके पुराने आते थे CRT वाले, है ना, मोटे वाले आते थे ना CRT वाले, और जब वो ऑन होता था करके, आप अगर कुछ नहीं आ रहा है होता है ना, वहां पर करके कुछ होता था, आप टच करते थे तो आपको बहुत अजीब सा महसूस होता था वहां पर। ठीक, खेलते थे हम लोग उससे। ठीक है, काफी पुरानी बात हो गई मेरे ख्याल से। आप जो टीवी, मतलब बहुत टाइम से टीवी ही नहीं आया जो आपको ऐसे देखने में, लेकिन अगर फिर भी आपने कभी वो CRT मॉनिटर देखा है, ठीक है, वो CRT वाला मॉनिटर या फिर CRT वाला टीवी आपने देखा है, तो उसमें देखा होगा जब आपकी डिश चली गई या फिर वो नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उसमें ज़ करके वो क्या होता था, वो ग्रे और ब्लैक और व्हाइट वो सब वो आता जाता था उस पर, तो आप टच करते थे तो वो सब आपको थोड़ा कुछ महसूस होता था कि हाँ कुछ
करके कुछ आवाज हो रही है, ठीक है। तो वो जो चीज थी ना वो सिर्फ किसकी वजह से थी, वो इसी चीज की वजह से थी, यानी उसमें भी आपकी कैथोड रे यूज हो रही थी। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछना है कि कैथोड रे वाला एग्जांपल है, कैथोड रे ट्यूब्स कहीं यूज होती हैं, तो हाँ कैथोड रे ट्यूब्स किस में यूज होती थी, टेलीविजन में यूज होती थी। तो आपको यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल भी मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight lines, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही, क्यों दोस्त बताओ, हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही ना, कुछ और तो है नहीं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो उनका पाथ होगा उससे क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। मान लो ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, मतलब चल रही है जिस भी डायरेक्शन में, तो अपना क्या होगा, पाथ चेंज करने लगा इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपना पाथ चेंज कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके, ठीक है। तो जब उनकी एब्सेंस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तब तो ये बीम स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन जब उनकी प्रेजेंस थी, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थी, तब ये क्या हो रहा था, ये अपने पाथ से डेविएट हो रही थी, ठीक है। पाथ डेविएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ठीक है। क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी, डेविएट मतलब भटकना, ठीक है। वहां जहां जा रहे हो वहां से कहीं और चले जाना, यानी डेविएट हो जाना। तो जो आपकी ये रेज थी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर पा रही थी, लेकिन जब इनकी प्रेजेंस थी तब ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। In the presence of electrical magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that, मतलब अब वही अगर वो जब होगा तब उनकी क्या हो जाएगा, उनका बिहेवियर जैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, वही बिहेवियर आपको कैथोड रे पार्टिकल से भी देखने को मिल रहा था। और क्योंकि ये सब चीजें थी इस वजह से हमने क्या सर्च करा कि ये और कुछ नहीं, कैथोड रे पार्टिकल्स और कुछ नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जादू हो गया यहाँ पर आपके, यहाँ पर क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, आप लोगों ने डिस्कवरी कर दी कि जो कैथोड रे पार्टिकल्स थे उनकी सारी प्रॉपर्टी किसी जैसी इलेक्ट्रॉन के जैसी है, तो ये कुछ नहीं है और क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ लो मेरी बात। तो कैथोड रे पार्टिकल जो हम देख रहे थे देर से, इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, वो और कुछ नहीं निकले, क्या निकले, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स ही निकले, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक ठीक है। आगे देखते हैं। The characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrodes, the nature of gas present in the cathode ray tube। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सच में, मजाक से हटके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या कह रहे हैं, अब देखो बहुत छोटी बात कही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रे का, यानी जो कैथोड रे के रेज हैं आपकी, जो कैथोड रेज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी गैस ले रहे हो, ठीक है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है, चाहे वो आपकी गैस कैसी भी हो, या फिर आपके इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या है, आपके इलेक्ट्रोड्स किस मटेरियल से बने हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बताओ ये चीज मतलब समझ में आ रही है, हाँ। अब क्यों हो रहा है ये, मतलब यहाँ पे मैंने इसे इतना इंपॉर्टेंट से एम्फेसाइज क्यों किया, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हाइड्रोजन में, वही ऑक्सीजन में, वही नाइट्रोजन में, वही फ्लोरीन में, वही क्लोरीन में, ठीक है। अब कोई सी भी गैस ले लो, निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेगा, तो वो छोटा पार्टिकल ही। अब कोई सा भी आप नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड ले लो, लेकिन निकलेगा तो पार्टिकल ही, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ना आपके कोई प्रोटॉन ले रहे हो, प्रोटॉन सबके डिफरेंट है, तो आपने उन्हें आपके अलग अलग देखने को मिलेगा, नहीं ना। कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दो एलिमेंट के सेम ही होंगे ना, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है। बताओ क्या प्रोटॉन सेम है इसके, क्या आप कहोगे नहीं प्रोटॉन तो सेम नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, अगर हैं, सबसे पहली बात तो हैं भी या नहीं, है या नहीं वो भी हम आगे देखेंगे, अगर कैसे हैं, अगर हैं तो फिर क्या सीन है उनका, ठीक। तो ये सब जो चीजें हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये जो आपका कैथोड रे ट्यूब्स हैं, ठीक है, तो क्या आपके कैथोड रेज हैं, ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड और नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। तो इन दोनों मटेरियल, मतलब ये दोनों चीजें, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स और द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब्स, इस पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इन पे वो डिपेंड नहीं करती हैं, डू नॉट डिपेंड, ठीक है। तो कैथोड रेज आपकी डू नॉट डिपेंड, यानी डिपेंड वो नहीं करती कि आपकी कैथोड किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है और आपने कौन सी गैस ली है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें।
दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक यूनिट, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन क्या है हमारी बेसिक यूनिट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, अब आपको एक्सपेरिमेंट में क्या ध्यान रखना है, नोटबुक में कैसे लिखना है। एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले लिखो किस साइंटिस्ट ने दिया था और किस ईयर में दिया था, ठीक है, और उसने फिर उसकी डिस्कवरी से मिला क्या था। फिर आप कुछ पॉइंट्स ये लिखना कि उस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में हो क्या रहा था, और वो एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था तब उसके क्या क्या कंक्लूजन्स निकल के आए थे उस एक्सपेरिमेंट के, वो लिखो और अपना ये खत्म कर लो। मतलब जो जो भी एक्सपेरिमेंट था इसे फिनिश करके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी ऐसे लिखना। अगर अगला आएगा साइंटिस्ट का नाम, क्या डिस्कवर किया था और क्या क्या उनके कंक्लूजन समरी थी उस एक्सपेरिमेंट की, वो आप लिखो और वैसे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, ठीक है। दोनों जगह आपको ये एक्सपेरिमेंट्स काफी काम में आने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से डिटेल में आप अभी से देख लो, ठीक है। चलिए हम आपका अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका देखते हैं। फिर आपका है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ये पहली क्लास है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल क्लास है ये वाली, तो इस क्लास को हम अभी यहीं पर पॉज करते हैं, इस क्लास को अभी हम यहीं पर पॉज करते हैं, ठीक है। अब तक तो अब मैं 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, ठीक है, पहले हमें आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। बात करने में ये है कि अभी आप तो कंफर्टेबल हो रहे हो क्लासेस के साथ, ठीक है। अब आपकी क्लासेस जो होंगी 1 से 2 दिन के बाद, ये वाली क्लास जो पहले दिन जा रही है मेरे ख्याल से फ्राइडे को जा रही होगी, तो आज से मतलब दो दिन के बाद यानी मंडे से आपकी क्या होंगी, आपको एक मिल जाएगा स्केड्यूल, उस स्केड्यूल को आप फॉलो करें, ठीक है, उस स्केड्यूल को फॉलो करें। फिर अच्छा जब भी आपसे हमारी बात हो जाए, फिर आपके काउंसलिंग सेशंस आप हमारे चल रहे हो आपके साथ, तब आप ये हमें जरूर बताना कि आपका दिन भर का स्केड्यूल क्या है, ठीक है, घर पे आप कहाँ पढ़ते हो, कैसे बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, कौन कौन सी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं और कौन कौन सी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखो जब हम आपसे ट्रांसपेरेंट रह रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ के लिए आप भी हमसे थोड़े बहुत ट्रांसपेरेंट रहो, ताकि हम आपकी मदद कर पाए उस चीज़ में जो आप अभी हो सकता है कि अभी आपको गलती कर रहे हो या आपको महसूस ना हो रही हो, और वो हम आपको बता पाएँ कि हाँ ये गलती हो सकती है आगे जाकर, और हो सकता है कोई ऐसी आप हमें बताओ जो आप ऐसी कुछ अपना रहे हो, फिर हम वो और 10 बच्चों को बताएं तो उनके भी वो हेल्प में आ पाए, ठीक है। तो आप सब लोग साथ मिलकर ग्रो करो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप हमसे ट्रांसपेरेंट और हमसे ट्रांसपेरेंट रह रहे हैं और पढ़ाई मन लगा करते हैं, ठीक है, पढ़ाई आपकी मन लगा के होगी। जैसे कि आपके अगर 11-12 से आपके हम मान रहे हैं कि आपकी 2 क्लासेस आपके एक दिन में हो रही हैं, यानी वीकली आपकी 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायो या फिर 2 मैथ्स आपकी ये सब क्लासेस हो रही हैं। आर्ट्स वाले तो उनकी अलग हो रही हैं, मतलब सब लोगों की अलग अलग क्लासेस हो रही है, लेकिन हर क्लासेस में आप मन लगा के पढ़ो, डाउट सेशन में अपने डाउट लेके आओ। अगर आप देखो मन पहली बार चीजें पढ़ रहे हो, डाउट तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं 100% सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर ना हो, वाला पॉइंट क्लियर ना हो, तो उसे आप अपनी डाउट क्लास में लेके आ सकते हो। देखो भले ये चीज 365 में है, भले ये चीज कैसी भी है, लेकिन इसे हाई क्वालिटी प्रोवाइड हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने मुझे पढ़ाया ना अभी यहाँ पर, इससे आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो ना, मैं प्रीवियस ईयर में, मैं तो कह रहा हूँ एक काम करना, नीट के पुराने साल के क्वेश्चन है, फिर जेई के पुराने साल के क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बेसिक जो मैं अभी जो आपको पढ़ाया है वो उठा के देखना, उस पर देखना आपको क्या क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वहां से क्वेश्चन फिर आता है, आप जाके इसे रीचेक कर सकते हो। जब आप बैठोगे ना ये मतलब जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब इसके क्वेश्चंस लेके बैठना ना जब वहां से क्वेश्चन ना जैसे मैंने बताया था तो मुझसे आप कहना, ठीक है। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा से अलग जो आपके एनसीईआरटी से आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से आएगा तो यहाँ से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा, तो आपके लिए उससे बेहतर बात क्या है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से, जैसे कि मान लिया हमने क्या डिस्कस किया था, कि हमने डिस्कस किया था हाँ वेरी लो प्रेशर वेरी हाई वोल्टेजेस, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन अगर इस वाले पैराग्राफ में से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या, आपको तो आसानी है ना उस चीज की, ठीक है, आपको तो बेनिफिट है उस चीज का, ठीक। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखो। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आएगा वहां से क्वेश्चन तो वहां से आएगा, और वो इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब कि मैं प्रेडिक्शन मतलब कोई प्रेडिक्शन के मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो क्वेश्चन देख चुका हूँ ना जो वहां पर आते हैं पुराने ईयर्स में, तो एक पैटर्न होता है, तरीका होता है, वो हम समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये सब तो ये वाली बात हो गई, और अपने डाउट क्लासेस आपकी आप जब भी होंगे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अपने डाउट क्लासेस में आप प्रेजेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पूछने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बैठे, ठीक है। तो चलिए हम आपसे ये चैप्टर हमें नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छे से आप पढ़ते रहो, ठीक है।
और खूब मतलब बड़े तरीके से पढ़ो, और कोई भी आपके दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई से अलग भी जैसी भी हो, आप हमसे कांटेक्ट करके बढ़ा सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, 1-2 दिन ऑब्जर्व करो, मतलब एक हफ्ता पढ़ो, एक हफ्ता पढ़ने के बाद लगेगा हाँ यार ये चीज़ तो है यार, कुछ तो बात है, हमें कुछ तो हम आपको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, कुछ तो हम आपको वैल्यू या फिर क्वालिटी आपको हम दे पा रहे हैं, तो आप भी इसे और लोगों तक पहुंचाओ, और बच्चों को बताओ, और बच्चों को दिखाओ, ताकि वो लोग भी इस सबसे जुड़ पाएं और हम सबकी मतलब हम सब लोग मिलकर एक साथ ग्रो कर पाएं। ठीक है, चलिए आपसे हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपकी क्लासेस हो सकता है इंशाल्लाह मंडे शुरू होंगी। ठीक है, और आपने डाउट जरूर प्रेजेंट करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।